स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर का वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर स्टूडेंट्स आप इस चैप्टर में लॉन्ग के क्वेश्चंस की बात करें तो लॉन्ग के क्वेश्चन में ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स? फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद जो फाइनल वेलोसिटीज होती हैं हमने पढ़ा है। कोलिजन से पहले जो इनिशियल वेलोसिटीज होती हैं u1 u2 और फाइनल होती हैं v1 v2, हमने उनके एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। अब स्टूडेंट यही एक्सप्रेशन क्यों ड्राइव करना है, बाकी एक्सप्रेशन क्यों नहीं कर रहे हैं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी की क्यों नहीं करते? तो स्टूडेंट थोड़ा सा गौर कीजिए इस बात पर कि इनिशियल वेलोसिटीज हमें मालूम होती हैं, मतलब जो बॉडी आपकी इनिशियल किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है वो हमें पता होती है। हाँ, कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी होती है हम देखना चाहते हैं कि इम्पैक्ट के बाद क्या चेंजेस आई, तो वो चेंजेस पर हमारा ज़्यादा कंसर्न या फोकस होता है। तो स्टूडेंट कैसे शुरू करेंगे इसको बिल्कुल ऐसे शुरू करेंगे क्योंकि कोलिजन है। तो जैसे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, हम दो बॉडीज सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आपको दिख रहा होगा कि हमने कंसीडर की टू बॉडीज, टू स्मूथ नॉन रोटेटिंग स्फीयर्स मूविंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। मतलब हमने दो नॉन रोटेटिंग स्फीयर सपोज कर लिए जैसे पहले थे। अब स्फेरिकल बॉडी है जिनकी इनिशियल वेलोसिटीज कितनी है u1 एंड u2। फिर कहा u1 इज ग्रेटर देन u2। क्यों कहा? क्योंकि अगर पीछे वाली बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा होगी, आगे वाली की कम होगी, तो कोलिजन होगा। देयरफॉर कहा जा रहा है, देयरफॉर द स्फीयर्स ऑफ मास m1 मेक्स इलास्टिक कोलिजन विद द स्फीयर ऑफ मास m2। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं इन्होंने वर्ड यूज करा इलास्टिक कोलिजन का, ये वर्ड यूज करा। अगर आप इलास्टिक कोलिजन इसकी बात करें, ये वर्ड यूज करा है, तो फिर ये कौन सा कोलिजन है? ये ऐसा कोलिजन है जिसमें दो कंडीशन पूरी हो जाती हैं। एक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई हो जाता है। दूसरा, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इक्वल रहती है या सेम रहती है। और इसको हम आगे यूज भी करेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर कहा आफ्टर कोलिजन सपोज देयर वेलोसिटीज बिकम v1 एंड v2 बट देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन इज अलोंग सेम लाइन एज बिफोर। मतलब टकराने के बाद वेलोसिटीज u1 और u2 हो गई। फिर एक जुमला और कहा, उनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या रही? सेम रही जैसे पहले थी। मतलब जिस डायरेक्शन में ये स्ट्राइक कर रहे थे उसी डायरेक्शन में स्ट्राइक करने के बाद भी क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक स्फीयर जैसे ये है, ये मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में, और दूसरा स्फीयर ये है, ये भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो कोलिजन के बाद भी इनका लाइन जो होगी, ठीक है, मोशन वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। ये कोलिजन के बाद भी इसी डायरेक्शन में क्या करेंगे स्टूडेंट्स? मूव करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये तो डिस्क्रिप्शन थी। अगर आप डायग्राम देखें तो स्टूडेंट्स आप डायग्राम में इसको देख सकते हैं कि डायग्राम में दो मासेस हैं m1 एंड m2, और कोलिजन के बाद उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, और वेलोसिटी हो गई v1 एंड v2। स्टूडेंट अगर आगे बात करें तो कंटिन्यू में हमारे पास अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जैसे मैंने पहले बताया। अब थीम सुन लीजिए स्टूडेंट, प्रूफ की थीम क्या है? थीम ये है, हमें जो कैलकुलेट करना है वो है v1 कोलिजन के बाद की वेलोसिटी और v2। अब स्टूडेंट्स v1 और v2 हमें अगर कैलकुलेट करना है तो पहले आप मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग सुन लीजिए, मैथ्स वाले भी और मेडिकल वाले भी दोनों। ठीक, अगर हम मैथ्स की बात करें तो हमारे पास जब दो अननोन होते हैं तो हमारे पास इक्वेशन भी दो होनी चाहिए। फिर हम उनको साइमल्टेनियसली क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। और साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद हमारे पास फिर जो इक्वेशंस आती हैं उनसे हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। मतलब मैथ्स में क्या होता है? मैथ्स में आपको दो इक्वेशंस गिवन होती हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई। आप उनको सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं। हमें दो इक्वेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ v1 एंड v2। अब ये समझ ले, हमारा अब ये x और y है। अब
मसला ये है कि हमारे पास ये इक्वेशंस भी मौजूद नहीं है। मतलब हमारे पास मैथ्स में तो ऐसा होता है इक्वेशन देते हैं तो हम सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास इक्वेशंस भी मौजूद नहीं है। तो हम दो स्टेप में इस प्रॉब्लम को या इस डेरिवेशन को करेंगे। एक, पहले हम फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन करेंगे इन टर्म्स ऑफ V1 एंड V2, फिर हम उन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सॉल्व। तो अब फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन कैसे होगी स्टूडेंट, तो पहली जो इक्वेशन हम फॉर्म करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब स्टेप्स देखिए अब कैसे करेंगे। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये होता है हमारे पास m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। अगर आगे बढ़े तो स्टूडेंट्स मैंने क्या काम करा है यहाँ पर, गौर कीजिए। ये राइट वाली m1v1 वाली टर्म मैं लेफ्ट पर लाके माइनस कर दी और लेफ्ट वाली टर्म मैंने राइट पे ले जाके माइनस कर दी m2u2। एरो के साइन से आपको दिख रहा होगा। इसी तरह अगर आप गौर करें तो ये u1 और यहां पर m1 और यहां पर m1, ये दोनों m1 क्या है, कॉमन है। इसी तरह यहां पर क्या कॉमन है, m2 और m2 कॉमन है। अगर ये कॉमन कर लें तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है m1 u1 माइनस v1 और राइट पर बनेगा m2 और ये m2 कॉमन आया, ये m1 कॉमन आया, तो यहां पर बचा ये हमारे पास u1 और ये बच गया क्या, v1। इसी तरह m2 कॉमन करा तो v2 और माइनस u2 हमारे पास कॉमन आया। इसको हमने क्या प्लेस करा, इक्वेशन नंबर 1। अगर हम आगे बढ़े, सिमिलरली हम ये कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन क्या होगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर। अब ये कैसे बनाया स्टूडेंट, कोलिजन से पहले जो काइनेटिक एनर्जी होगी टोटल, ठीक। अगर आप गौर करें तो आपके पास स्फीयर था एक जिसका मास था m1 और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी स्टूडेंट्स, u1। इसी तरह दूसरा स्फीयर था आपके पास क्या, m2 और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u2। और काइनेटिक एनर्जी का अगर एक्सप्रेशन देखें तो क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर, ये होता है। तो स्टूडेंट्स आप गौर करें हाफ फॉर्मूले का, अब पहली बॉडी का मास m1 और उसकी वेलोसिटी कितनी है, u1, और ये स्क्वायर फॉर्मूले का है। इसी तरह नेक्स्ट बॉडी के लिए, क्योंकि टोटल काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है कोलिजन से पहले, अगर आप नेक्स्ट बॉडी देखेंगे तो उसका भी जो आपके पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आएगा हाफ और मास आएगा m2 और उसकी वेलोसिटी कोलिजन से पहले कितनी है, u2 स्क्वायर। इसी तरह स्टूडेंट आगे बढ़े तो कोलिजन के बाद क्या फर्क पड़ेगा, तो हमने डिस्कस किया कोलिजन के बाद वेलोसिटी का फर्क पड़ेगा। तो यही एक्सप्रेशन एज इट इज लिख दिया जाएगा, हाफ m1, सिर्फ फर्क क्या आएगा, जहां पर स्टूडेंट्स था u1 उसकी जगह v1 और जहां था u2 उसकी जगह आ जाएगा v2। बाकी एक्सप्रेशन ऐसे ही रहेगा। अब अगर हम सेकंड कंडीशन जो मैंने कहा था कि इलास्टिक कोलिजन की होती है, सिंस द कोलिजन इज इलास्टिक सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इज कंजर्व्ड। तो क्योंकि वेलोसिटी सेम होती है तो जो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी होगी सेम होगी। मतलब इन दोनों एक्सप्रेशन को राइट वाले में क्या कर दूंगा, इक्वल कर दूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए स्टूडेंट्स, मैंने दोनों वेलोसिटीज को इक्वल करा और इक्वल करने के बाद ये थी बिफोर कोलिजन टोटल और ये थी आफ्टर कोलिजन। अब यहां पर भी बिल्कुल ऐसे ही काम किया जाएगा कि ये वाली टर्म्स अलग कर ली जाएंगी। गौर से देखिए, हाफ हाफ दोनों जगह कॉमन है, ये हाफ कॉमन करा, उसके बाद ये हाफ हाफ कैंसिल कर दिया। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट ये वाला 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई होगा तो इस 2 को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। आगे बढ़िए, तो एक्सप्रेशन सिंपली हमारे पास ये बच गया। अब अगर अब और आगे बढ़ेंगे तो फिर मैं यही काम करूंगा, ये जो 2 वाली टर्म है ये 2 के पास ले जाऊंगा और 1 वाली टर्म कहां ले जाऊंगा, 1 के पास। ये देखिए, तो ये मैंने क्या करा, 2 वाली टर्म ठीक है 2 के पास और 1 वाली टर्म 1 के पास। आप ये ब्लू और येलो एरो से देख सकते हैं। अब इधर m1 और m2 क्या है, कॉमन है, तो इसको क्या कर लिया आपने, दोनों तरफ कॉमन करा।
ये m1 यहाँ से कॉमन आया और ये m2 यहाँ से कॉमन आया। तो स्टूडेंट अगर आप ब्रैकेट पे गौर करें तो दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनका क्या आ रहा है, स्क्वायर। तो जब भी डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स होता है तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अगर आपको याद हो इसकी इक्वेशन 2 दे देते हैं हम। तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये स्टूडेंट स्क्वायर यहाँ पर नहीं है, ये सेपरेट स्क्वायर है। तो जब दोनों टर्म पे स्क्वायर आता है तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बहुत आसान सी बात, आप एक बार इन वैल्यूज को प्लस में लिखें, एक बार माइनस में। अब अगर आप गौर करें तो हमारे पास यहाँ पर जो फॉर्मूला मौजूद है, यहाँ पर ए की जगह u1, बी की जगह v1। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कैसे करूंगा, ठीक है, एक बार मैंने u1 प्लस v1 लिखा क्योंकि हमारे पास ए बी की जगह क्या मौजूद है, u और v। इसी तरह यहां पर a और b की जगह v और u मौजूद है, तो हमने यहां पर a की जगह v लिखा और b की जगह क्या लिख दिया, u लिख दिया। तो एक बार प्लस में टर्म लिखी और एक बार माइनस में लिख दी। अब हम क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनी है, अगर 2 इक्वेशन तो बन गई लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये इक्वेशन स्टूडेंट क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास, ये इक्वेशन 2 नहीं है। तो स्टूडेंट ये कॉम्प्लिकेटेड है, दैट्स व्हाई वी विल डिवाइडिंग इक्वेशंस 2 बाय इक्वेशन 1। मतलब डिवाइड करेंगे इस 2 को इक्वेशन नंबर 1 से। अब इक्वेशन 1 क्या थी, तो इक्वेशन 1 स्टूडेंट हमने ये पीछे बनाई थी, ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का मेथड क्या होता है, डिवाइड करने का मेथड स्टूडेंट ये होता है कि आप लेफ्ट साइड को किससे डिवाइड करते हैं, लेफ्ट से, और राइट को डिवाइड करते हैं किससे, राइट से। तो यहाँ जी जो लेफ्ट साइड है ये डिवाइड होगी किससे स्टूडेंट्स, लेफ्ट से, और जो राइट साइड है वो किससे डिवाइड होगी स्टूडेंट्स, राइट से डिवाइड होगी। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहां पर नेक्स्ट स्टेप देखें तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यही काम किया है, ये लेफ्ट के डिनोमिनेटर में लेफ्ट लिख लिया और राइट के डिनोमिनेटर में क्या लिखा, राइट। अब बहुत सारी कॉमन टर्म से देखिए कैंसिल हो रही है, m1 से कैंसिल हो गया। इसी तरह u1 माइनस v1 पूरी ब्रैकेट u1 माइनस v1 से क्या हो गई, कैंसिल हो गई। और राइट पर m2 से कैंसिल हो गया, और जो u2 माइनस v2 वाली ब्रैकेट है ये दोनों भी आपस में क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो हमारे पास बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो इक्वेशन बची वो बची u1 प्लस v1 इज इक्वल्स टू u2 प्लस v2, और इस इक्वेशन को हमने क्या नाम दे दिया स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 जो स्टूडेंट आपको यहां नजर आ रही है ये, और इक्वेशन नंबर 3 जो आपको यहां नजर आ रही है ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास वो इक्वेशन है जो हमें सॉल्व करवाएंगी किससे, हमें ये सॉल्व करवाएंगी, ठीक है, v1 और v2 की वैल्यूज से। अब स्टूडेंट अगर आप इक्वेशन 1 को देखें तो इक्वेशन 1 आपके पास ये थी, u1 माइनस v1 इज इक्वल्स टू m2 और u2 माइनस v2। ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 नहीं है स्टूडेंट। इसी से हमने क्या करवाया है, डिवाइड करवाया, अगर आप गौर से देखें इसको। तो स्टूडेंट ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन हमारे पास बैक पर लिखी हुई है 1। इन दोनों से हम अब क्या करने जा रहे हैं, हम सॉल्व करेंगे किसको, v1 और v2 को। दोबारा रिकॉल करता हूं कि दरअसल हम करते क्या हैं, हम मैथ्स में हमें 2 इक्वेशन दी जाती हैं, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद x और y निकालते हैं। अब हमारा x और y v1 और v2 है स्टूडेंट्स। तो ये जो v1 और v2 है ये हमारा xy है। तो अभी हमने जो काम करा वो क्या करा,
फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन हमने काम कर लिया। अब हम आगे काम करेंगे किसका, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस का, मतलब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और क्या कैलकुलेट करेंगे, V1 और V2 कैलकुलेट करेंगे। अब स्टूडेंट ये बात कि सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो जो कॉमन अलजेब्रिक मेथड्स होते हैं हम उनसे सॉल्व करेंगे इनको। कॉमन अलजेब्रिक मेथड मतलब कि प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, कुछ भी करें, बस वन टाइम में जो आपको वेरिएबल शो होगा वो V1 होगा और सेकंड टाइम में जो शो होगा वो V2 होगा। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। फिर बोल रहे हैं द अबव इक्वेशन shows that the sum of the initial and final velocity of body A is equal to the sum of the initial and final velocity of body B। ये जो इक्वेशन हमारे पास 3 थी उसको इन्होंने इनवर्ड रीड करा है फ्रॉम इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 स्टूडेंट हमारे पास ये थी, मैंने साइड में लिख दी। इस इक्वेशन 3 से दो काम करने जा रहे हैं अगर आप गौर करें, इक्वेशन 4 फॉर्म की और इक्वेशन 5 फॉर्म की। कैसे की, जैसे यहां से V1 की वैल्यू सेपरेट की तो यहां U1 मौजूद है, इस U1 को यहां राइट पे लाके क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इसी तरह यहां पर V2 कैसे निकाला, जब V2 कैलकुलेट करना था तो फिर इस U2 को यहां लाके क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ये वाला U1 प्लस V1 अपनी जगह पर, माइनस ये U2 लेफ्ट पर आ गया। तो इस तरह हमने V1 और V2 की वैल्यूज को सेपरेट किया फ्रॉम इक्वेशन 3। ये फॉर्मूलाज नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये दरअसल क्या है, V1 और V2 की वैल्यूज है। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे क्या, जब हमें V1 कैलकुलेट करना होगा तो V2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। दोबारा सुन लीजिए, जब हमें V1 कैलकुलेट करना होगा तो हम V2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, और जब V2 कैलकुलेट करना होगा तो इक्वेशन 1 में V1 की वैल्यू, मतलब उल्टा काम करेंगे। जब V1 कैलकुलेट करना है तो यहां इक्वेशन 5 से V2 की वैल्यू हम कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। इसी तरह जब V2 कैलकुलेट करना होगा तो इक्वेशन 6 से V1 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं स्टूडेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ V1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ V2, जो मैंने अभी कहा आपको, जब V1 मालूम करेंगे तो इस इक्वेशन 5 से V2 की वैल्यू पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में, इन इक्वेशन 1। फिर कहा गया M1, ये इक्वेशन 1 लिखी गई, M1 U1 माइनस V1 इक्वल टू M2 V2 माइनस U2। अगर आप नेक्स्ट स्टेप देखें स्टूडेंट तो हम पुट करने जा रहे हैं किसकी वैल्यू, ये मैं अंडरलाइन करता हूं, हम पुट करने जा रहे हैं V2 की वैल्यू, कहां से, यहां से, ठीक। अगर आप गौर करें इसके ऊपर तो ये मैंने इतनी वैल्यू पुट करी किसकी, V2 की, ये थी V1 प्लस U1 माइनस U2 यहां तक। ये मैं इसको और क्लियर करता हूं स्टूडेंट्स, ये मैंने यहां तक, और ये माइनस U2 ये वाला फॉर्मूले का ऐसे ही मौजूद है, ठीक। अब आपका टारगेट क्या है स्टूडेंट, ये V1 ओवरहेड राइट करके बता रहा हूं, ये V1 टारगेट है। अब इशू ये है कि ये V1 आपको करना है सेपरेट बोथ साइड से, तो क्या करेंगे, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में हम ये M1 को यहां मल्टीप्लाई कर दिया, M1 U1, यहां पर भी मल्टीप्लाई करा M1 V1, और इसी तरह हमने क्या करा, यहां पर भी मल्टीप्लाई करा M2 V1 और ये M2 U1, ये दोनों ऐड भी करे, माइनस U2 2 हो गए, और M2 से मल्टीप्लाई करके तो क्या बना, ये 2M2 U2। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में जिन वैल्यूज को मैंने अंडरलाइन करा है, ये ग्रीन वाली स्टूडेंट मैं आपको यहां दिखाता हूं, ग्रीन वाली, इनकी हम प्लेसेस को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, मैंने क्या किया, ये वाली वैल्यू में ले गया माइनस M1 V1, ये आ गया यहां पर, इस जगह पर इसके साथ आ गया स्टूडेंट, ये दोनों अलग हो गए, और ये जो हमारे पास वैल्यू थी
ये वैल्यू माइनस m2 2m2u2 और हमारे पास जो ये वैल्यू थी m2u1, ये दोनों में कहा ले गया, इस तरफ ले गया, तो ये क्या हो गई, ये माइनस वाली प्लस हो गई, प्लस वाली माइनस हो गई। अब स्टूडेंट ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे v1 अलग करना था, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में v1 को क्या कर रहा हूं, ये v1 कॉमन है और यहां पर दोनों में u1 कॉमन है, जो मैंने ग्रीन अंडरलाइन करा है, तो यहां से मैंने कॉमन नेक्स्ट स्टेप में यहां से बाहर किया, इधर से भी बाहर किया, यहां ब्रैकेट में आया m1 माइनस m2 और यहां आ गया 2m2u2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा स्टूडेंट, ये m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई हो रहा है u1 के साथ, v1 के साथ, राइट पर आके क्या हो गया, डिवाइड। अब डिवाइड देख लीजिए कैसे करा है स्टूडेंट्स, यहां पर इसके नीचे भी ये वैल्यू डिवाइड की है मैंने और इसके नीचे भी ये वैल्यू मैंने क्या की है, डिवाइड की है, दोनों के नीचे मैंने वैल्यूज क्या की हैं, डिवाइड की हैं। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन है किसका स्टूडेंट्स, ये फाइनल एक्सप्रेशन है किसका, हमारे पास v1 का। सिमिलर वे में हम मालूम करेंगे स्टूडेंट्स v2, डिटर्मिनेशन ऑफ v2। तो दोबारा रिकॉल करता हूं, v1 की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, कहां पुट करेंगे स्टूडेंट्स, हम पुट करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, ये हमने इक्वेशन 1 लिखी और इक्वेशन 1 में ये v1 की वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दी, क्योंकि कैलकुलेट क्या करना है, v2। ये जो ब्रैकेट में आपको दिख रही है ये v1 है। इधर एक बात का ख्याल करिएगा, बाहर माइनस साइन है इसलिए एक स्मॉल ब्रैकेट यूज की गई है। क्यों, क्योंकि जब ये माइनस इनसे मल्टीप्लाई होगा तो इनके साइन क्या कर देगा स्टूडेंट्स, चेंज कर देगा। स्टूडेंट्स अगर आगे बढ़े तो आगे मल्टीप्लाई भी किया और इनके साइन भी चेंज करें, दोनों काम एक साथ कर दिए गए। यहां पर m1 को मल्टीप्लाई करा, ये m2 को भी यहाँ u2 को m1 से मल्टीप्लाई करा, माइनस प्लस माइनस हो गया, ये माइनस प्लस माइनस m1 v2, ये हो गया m1 u1 और माइनस माइनस प्लस। इसी तरह यहाँ हमने इनको पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया था। अब स्टूडेंट दोबारा मेरा टारगेट क्या है, ये वाली टर्म्स मेरा टारगेट है जिसमें v2 है और v2 है, तो मैं क्या करूंगा, इनको सेपरेट करूंगा। तो मैंने जस्ट क्या किया है, ये m1 v2 माइनस वाला ये मैं इसके साथ ले गया, यहां ले आया m2 v2 के साथ, तो ये सेपरेट हो गया। और बाकी जो वैल्यूज थी, ठीक है, वो मैंने क्या कर दी, राइट साइड पे लिख दी। अब क्योंकि ये कॉमन है यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहां पर m1 और v1 और v2 कॉमन है, तो मैंने यहां से v2 क्या कर दिया, कॉमन कर दिया स्टूडेंट्स। जैसे मैं इसको कॉमन करूंगा, ये यहां पर ये v2 है, तो ये v2 क्या हो गया, यहां पर कॉमन आया, कॉमन करा। इसी तरह यहां पर मैंने अगर गौर करें तो इन दोनों में ये u2 और u2 कॉमन है, इसको कॉमन करा और m1 माइनस m2 की टर्म कहाँ आ गई, ब्रैकेट में आ गई। अब यहां से ये v2 कैलकुलेट करना है, तो फिर दोबारा हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको राइट पे ले जाके क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब आप गौर कीजिए, इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो कैसे दिखेगा मुझे, ये कुछ इस तरह, मतलब v2 यहां रह गया, ये पूरी ब्रैकेट राइट पे आके दोनों के नीचे सेपरेटली क्या हुई है, डिवाइड हो गई है। तो ये आपके पास आया स्टूडेंट्स क्या, फाइनल एक्सप्रेशन आया किसका, v2 का। तो हमारे पास ये v2 का एक्सप्रेशन है जो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर है, मासिस पर और u2 और u1 पर। इसी तरह हमारे पास किसका एक्सप्रेशन था, v1 का था, जो डिपेंड कर रहा था किस पर, मासिस पर और u1 और u2 पर। मतलब बॉडी के मास और इनिशियल वेलोसिटी पर ही फाइनल वेलोसिटी क्या करती है, डिपेंड करती है। अगर ये मासिस और इनिशियल वेलोसिटीज को चेंज किया जाए स्टूडेंट्स, तो फिर हमारे पास क्या चेंज हो जाएगा, हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटीज होंगी कोलिजन के बाद वो क्या हो जाएंगी स्टूडेंट्स,
चेंज हो जाएंगी। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे।